जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। हम एनसीईआरटी क्लास 3 का अध्ययन करेंगे जो हमारे सीटेट के पर्यावरण में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, क्लास 3 के पर्यावरण पुस्तक का नाम है, जो बुक है उसका नाम है आसपास। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, क्लास 3 के पर्यावरण पुस्तक का नाम आसपास है। दोस्तों, पर्यावरण पढ़ाने की शुरुआत कहाँ से आती है, इसे हम जानते हैं। एनसीईआरटी का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो दोस्तों, इसको पढ़ाने की शुरुआत कहाँ से होती है, ईवीएस की। तो दोस्तों, पाठ्यचर्या समिति 1975 के नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय, जिसका नाम है 10 वर्षीय 1975 नीतिगत दस्तावेज का नाम है 10 वर्ष के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा द कैरिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल फ्रेमवर्क में सिफारिश की थी कि एकल विषय पर्यावरण ईवीएस प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। इसने सिफारिश की थी 1975 ने, जिसका नाम था 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम। इसमें था दोस्तों, पहले दो वर्ष में कक्षा 1 व 2 पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेगा। प्राकृतिक और सामाजिक, ये दोनों को देखेगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक सामाजिक कक्षा 1-2 1975 के तहत। जबकि कक्षा 3-4 में इसका नाम बदलकर सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के लिए अलग हो जाएंगे, जो ईवीएस पार्ट 1 ईवीएस पार्ट 2 के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 1988 में भी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण के लिए दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। 1986 में भी इसको प्रस्तुत किया गया था, फिर नहीं लागू हुआ। फिर एनसीएफ 2000 में सिफारिश की, इसकी सिफारिश कौन की? एनसीएफ 2000 ने सिफारिश की कि पर्यावरण पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका अध्ययन के एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 व 4 पर विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग होना चाहिए। विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग अलग होना चाहिए, इसको ध्यान रखेंगे। वर्तमान एनसीएफ, इसको लागू कौन किया? तो वो सिफारिश सन 2000 एनसीएफ ने किया था, परंतु लागू किया 2005 ने, कि पर्यावरण अध्ययन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की निरंतरता आगे मजबूत बनाने का आह्वान किया। लागू किया 2005 ने, सिफारिश किया सन 2000 एनसीएफ ने। इसे ध्यान में रखेंगे। 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। दोस्तों, इसका विषय सूची कक्षा 3 के पर्यावरण का जो विषय सूची है, उसमें पहला चैप्टर है डाल डाल पर ताल ताल। क्वेश्चन पूछता है कि कक्षा 3 के पर्यावरण का पहला चैप्टर कौन सा है? तो दोस्तों, पहला चैप्टर उसका है डाल डाल पर ताल ताल पर। दूसरा है पौधों की परी। तीसरा है पानी रे पानी। चौथा है हमारा पहला स्कूल। पांचवा है छोटू का घर। इस प्रकार पूछ देता है, लेकिन पहला महत्वपूर्ण होता है, इसे ध्यान में रखें, डाल डाल पर ताल ताल पर। तो ये इसके विषय है, पाठ्यक्रम है, एक एक चैप्टर है, 12 कुल 24 चैप्टर इसमें है। लास्ट चैप्टर जीवन का जाल है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं, इसका पाठ्यक्रम में हो गया। पहला चैप्टर डाल डाल पर ताल ताल पर है, जो पक्षियों पेड़ों से संबंधित है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। एक दूसरा नेक्स्ट चैप्टर में इसमें दिया है इस प्रकार का फिगर। तो ये इसका कहते हैं अंगुलियों का जादू। इसमें क्या होता है, फिंगर में कलर लगाकर बच्चे अपना अलग अलग प्रकार की इमेज बनाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, मोर, चूहा, फूल, तितली। तो ये अंगुलियों का जादू, इसका नाम है। अगर कहे कि कलर से अंगुलियों पर लगा कर कोई चित्र बनाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जादू उंगलियां का, इस चीज़ का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जिक्सा खेल। जिक्सा खेल कई बार पूछ चुका है। जिक्सा खेल होता क्या है? जिक्सा में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना होता है। दोस्तों, जिक्सा में एक पैड होता है, पैड को काट कर अलग अलग रूप में काटा जाता है, फिर उसको बच्चों को दिया जाता है जोड़ने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसा आप लोग देखे भी होंगे कि इनको अलग अलग पार्ट है, ये अलग अलग पार्ट है, इन्हें अलग अलग बिखेर दिया जाता है, फिर बच्चों को दिया जाता है जोड़ने के लिए। तो इसका नाम जिक्सा है। तो जिक्सा क्या है? पैड का कटा हुआ अलग अलग टुकड़े हैं जिन्हें जोड़ा जाता है। जिक्सा ऐसा बनाया जाता है कि उसमें कुछ चुनौती हो, यानी चुनौतीपूर्ण होता है, बच्चों को बनाया जाता है। दोस्तों, सूखे पत्ते और पत्तों से बनाए जाते हैं चित्र, अगले चैप्टर में इसमें दिया है।
तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? यह है मशहूर कलाकार, यानी सूखे पत्ते या पत्तों से बनाए जाने वाले चित्र को किसने दिया है पूछता है। तो ये मशहूर कलाकार विष्णु चिलांचकर इंदौर मध्य प्रदेश के थे, जिन्होंने इस कला की उत्पत्ति की थी। इसे ध्यान में रखें। तो विष्णु चिलांचकार के बारे में जानते हैं। विष्णु चिंचालकर गुरुजी मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिनका जन्म 5 सितंबर 1917 को मध्य प्रदेश के आलोट गांव में जिला देवास में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1934 में मैट्रिक पास होने के बाद इंदौर स्कूल ऑफ आर्ट से सिद्धहस्त श्री देवलालीकर के सानिध्य में, इनके गुरु का नाम देवलालीकर के सानिध्य में पेंटिंग और ड्राइंग की शिक्षा प्राप्त की थी। तो इस मतलब जो विष्णु चिलांचकर हैं, उन्हीं के द्वारा दिया गया है कि सूखे पत्तों का और हरे पत्तों से कैसे इमेज बनाया जाता है। तो इसे ध्यान में रखें। मधुबनी चित्रकला क्या है दोस्तों? मधुबनी चित्रकला आप लोग जानते हैं, एक हमेशा पूछा है, कई बार आ चुका है, पिछली बार तो बहुत बार आया, कई अलग अलग डेट में अलग अलग बार क्वेश्चन बन कर आया। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में जानते हैं। तस्वीर में डिजाइन को मधुबनी कहा जाता है। यह लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। मिथिला की औरतों के द्वारा शुरू की गई। क्या आप जानते हैं इसे मधुबनी क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा है मधुबनी जिला के नाम पर इसका नाम मधुबनी पड़ा है। ये पेंट चावल के पाउडर, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि मधुबनी चित्रकला कैसे बनता है। तो ये पेंटिंग चावल के पाउडर के पेस्ट से बनाई गई है, जिसमें रंग मिलाया गया है। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों से रंग आदि वृक्षों का प्रयोग किया जाता है, यानी प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है। चित्र में मनुष्य, जानवर, पेड़, पक्षी, मछली आदि को बनाया जाता है। आप लोग इसमें बहुत से ट्रेनों को देखे होंगे, या किसी आप पुरानी इमारतों या इस प्रकार के पर्यावरण भ्रमण स्थल पर जाएंगे तो इस प्रकार के चित्र दिख जाएंगे। ये मधुबनी चित्रकला जो चावल के पाउडर से और प्राकृतिक कलर से मिलकर बनाया जाता है। दोस्तों, एक पोयम है, इसमें पार्ट 3 का पानी रे पानी। दोस्तों, ये पानी रे पानी पोयम है, तो इसको लिखे हैं श्री प्रसाद जी। ये पूछता है पानी रे पानी क्लास 3 के अभ्यास का जो पोयम है, इसको कौन लिखा? तो श्री प्रसाद जी की पोयम है। दोस्तों, आप क्या जानते हैं, चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु छूने तथा स्वाद वाली क्षमता बहुत तीव्र होती है। दोस्तों, चूहों की ये सबसे बड़ी खूबी है कि उनमें देखने की क्षमता कम हो, परंतु छूने और स्वाद वाली क्षमता बहुत तीव्र होती है। दोस्तों, चूहे और गिलहरी से क्वेश्चन बनता है, आपको बताएंगे आगे नेक्स्ट में क्या ये अंतर है, क्या बनता है इससे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक उसमें दिया है गांधी जी 150वीं वर्षगांठ के लिए दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत कब हुई, इसके बारे में है कक्षा 3 के पुस्तक में। तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश में राजपथ से शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जो कि जिसका लक्ष्य था कि 2019 तक 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाकर पूरे भारतवर्ष के लोग स्वच्छ मिशन का सहयोग देंगे। ये राजपथ से शुरू हुआ था दोस्तों, लेकिन आज राजपथ का नाम बदल गया है, उसका नाम बदल कर कर्तव्य पथ हो गया है। इसे भी ध्यान में रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। आओ ब्रेल के बारे में जानें। दोस्तों, ब्रेल के लिए दिया है क्लास 3 के पर्यावरण में ब्रेल क्या होता है। तो दोस्तों, ब्रेल के बारे में जानते हैं। ब्रेल इस प्रकार का फिगर देख रहे हैं आप, डाटेड होता है, 6 पॉइंट का होता है। जिससे ब्रेल से लोग जो दिव्यांग हैं, जिन्हें दिखता नहीं, वो लोग पढ़ते हैं ब्रेल के सहारे। तो ब्रेल क्या है, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। आपके लिए हमने ब्रेल के पूरी सभी पॉइंट दिए हैं। इसमें 4 को ऑप्शन देंगे, पूछ देता है कि ब्रेल इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसलिए आप सभी पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। इसमें प्रत्येक आयताकार में 6 डाट होते हैं, थोड़े थोड़े उभरे होते हैं। आप लोग किसी पार्क में जाएं या स्टेशन, मेट्रो स्टेशन या रोडवेज या बस एयरपोर्ट पे जाएंगे तो इस प्रकार के
या लिफ्ट में जाएंगे उसके बटनों पर होते हैं बिंदी बिंदी करके, या ट्रेन में जाएंगे तो सीट के ऊपर बिंदी बिंदी होते हैं, तो वो ब्रेल में लिखा होता है। वो दिव्यांग लोगों के लिए पढ़ने के लिए होता है, जो आँख से देख नहीं सकते। यह 2 पंक्ति में बनी होती है। इस आकार में अलग अलग 64 अक्षर को बनाया जाता है, यानी कि ये 6 डाट से होती है, 2 पंक्तियों में बनी होती है, अलग अलग 64 अक्षरों को बनाया जाता है। नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदुओं की एक पंक्ति बनाकर मोटे कागज पर ब्रेल लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों को चलाकर ब्रेल को पढ़ा जाता है। जो देख नहीं सकते वो अपने उंगली के स्पर्श से उसे पढ़ते हैं। लुई ब्रेल फ्रांस के थे। लुई ब्रेल कहाँ के थे? फ्रांस के थे। जब वे 3 साल के थे तब वे अपने पिता के औजार से खेल रहे थे। अचानक एक नुकीले उपकरण ने उसकी आंखों को चोट पहुंचाई, उस जिससे उनको दिखना बंद हो गया। परंतु उनका पढ़ाई में गहरी रुचि थी। ब्रेल जी की पढ़ने में बहुत गहरी रुचि थी। वह पढ़ने लिखने में अलग अलग तरीकों से सोचते रहते थे, अलग अलग तरीक़ों से सोचते रहे। अंत में उन्होंने इस तरह पर और महसूस करके अपने पढ़ने का तरीका ढूंढा, यानी कि अपने छू कर महसूस करके इंद्री से, ज्ञान इंद्रियों से स्पर्श करके समझा, पढ़ना सीखा। बाद में इस पद्धति को ब्रेल पद्धति कहा गया, जो उन्होंने शुरू किया। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, यानी ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है, जिससे अब कंप्यूटर का उपयोग करके ब्रेल लिपि में भी लिखा जाता है, यानी कंप्यूटर की भी वर्जन में आ गए हैं ब्रेल लिपि। यदि आप बच्चों को वास्तविक ब्रेल लिपि दिखाएं तो वे कर सकेंगे, यानी बच्चों को बचपन से ही स्पर्श कराएंगे तो जो देखते हैं वो भी लोग स्पर्श करके जान सकते हैं। इसका कहने का तात्पर्य है। दोस्तों, ये जो बुक के लास्ट में इस प्रकार के कोट होते हैं, ये कोट पेडागोजी के हिस्से होते हैं। तो बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत करने दें, चित्रत व व्यक्त करने दें। स्थानीय परिवेश का देखते हुए बच्चों से संचार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स के बारे में जानकारी दें। तो इस प्रकार की जानकारी बच्चों को देना है। ये पेडागोजी के हिस्से में आ जाते हैं। तो थोड़ा कक्षा 5 या 4 में ज़्यादा अच्छा विस्तृत है। दोस्तों, ये पेडागोजी का ऑप्शन है, इसे देखिए। बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण है। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में जेंडर विषमता से दिखाई दे तो उनके कारणों पर चर्चा करना वो अच्छा रहेगा, यानी कि उनके जेंडर विषमताओं के बारे में जो रूढ़ी व धारणाएं हैं उन्हें हटाना है। तो दोस्तों, इसे ध्यान रखें। एक चैप्टर है 15 आओ बर्तन बनाएं। दोस्तों, जो क्लास 3 का एनसीईआरटी में बर्तन बनाने की कला है जो कुम्हार द्वारा बनाई जाती है, तो इसमें क्या होता है, ऑप्शन देता है कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए, तो उसके क्रम बताइए। तो इस प्रकार होते हैं। मिट्टी का लड्डू बनाएं, लड्डू से कटोरी। मिट्टी का लड्डू बनाएं, लड्डू से कटोरी। फिर मिट्टी का सांप बनाएं, सांप का बर्तन। क्रम इस प्रकार दे देता है कि कैसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन देखेंगे आप। मिट्टी की रोटी, रोटी का बर्तन बनाएं। तो इस प्रकार मिट्टी को आप गीला करें, गूँथे, बनाएं, उसका लड्डू बनाएं, फिर उससे बर्तन बनाएं, उसका सांप बनाएं, बर्तन बनाएं, मिट्टी का रोटी बनाएं, उससे बर्तन बनाएं। एक क्रम होता है इसमें। पेडागोजी में आते हैं। मिट्टी से बर्तन बनाते हुए कपड़े को गंदे होंगे पर बच्चों को करके सीखने का आनंद भी मिलेगा। तो बच्चों को कभी रोकना नहीं हो तो कराना ही है, जो कर रहे हैं खुशी से। जानते हैं आप, क्या आप जानते हैं दोस्तों, बहुत पुराने मतलब बर्तन की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में है। तो ये बच्चों को हमें जानकारी देना है कि शुरुआत पहले कुछ नहीं था, आदमी फिर मिट्टी से सुखाए, बनाए, इस प्रकार के गूँथे, अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए। दोस्तों, एक चैप्टर है, इसमें पोयम है बादल आए। बादल आए, तो इसमें पूछ देता है कि बादल आए नामक क्लास 3 के एनसीईआरटी में पोयम है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये है हरीश निगम चमक एकलव्य के द्वारा। हरीश निगम, यानी कि बादल, चैप्टर का नाम है बादल आए, जिसको हरीश निगम चमक द्वारा लिखा गया है, एकलव्य। इसे ध्यान में। आओ अब कुछ लोगों से बात करें और पता लगाएं उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। यानी कि हमारे सीटेट पे हमेशा आते हैं कि ये भोजन कहाँ का है, ये भोजन इसको कोई लड़का या लड़की खा रहे तो कहाँ की रहने वाली है, तो जानते हैं। तो इसमें लीचेन है। ये लीचेन जी क्या कह रही हैं, हम देखें। मैं हांगकांग में रहती हूँ, यानी कि मैं हांगकांग में रहती हूँ, हांगकांग की बात हो रही है। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है।
सांप खाना पसंद है। सांप इसमें मेन पॉइंट है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हु फेन यानी कि हांगकांग से लिंग हु फेन ये पूछता हमेशा सीटेट में आता ही है, आप लोग जानते हैं। तो हांगकांग का फूड है लिंग हु फेन, इसे हमेशा याद रखेंगे। ली हु फेन जो है वो सांप का होता है, सांप का रेसिपी है इसकी, इसे ध्यान रखेंगे। जूनी है, जूनी जी क्या करें जम्मू कश्मीर से। मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल से बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई, वह पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा अरे यह तो नारियल के तेल से में बनी समुंदर की मछली है, स्वाद तो अलग है। यानी कि नारियल के तेल से, नारियल का तेल का जिक्र है तो नारियल का तेल कहाँ लोग खाते हैं ज़्यादा मछली तल के, तो ये है भैया गोवा का। इसे रखेंगे गोवा वाले बीच का जो है नारियल के तेल में मछली खाते हैं। ये ऑप्शन और क्वेश्चन इसमें कोट करके बनते हैं। टॉमस जी क्या कह रहे हैं, टॉमस जी कह रहे हैं मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती हैं। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिओका, इसको आप ध्यान रखेंगे, टैपिओका मिल जाए तो क्या मज़ा आएगा। यानी कि नारियल से बने हुए और केरल का एक रेसिपी है जिसका नाम टैपिओक है। तो दोस्तों नारियल वाले रेसिपी से बना टैपिओक एक केरल के लोगों का है, तो इसे ध्यान रखें। बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें और परिवार से अनुभव सुने और भोजन में विविधता का सम्मान दें। तो ये इसका पेडागोजी का हिस्सा है। कांस कांसीराम ने बताया, कांसीराम ने क्या बता रहे हैं भैया, इनको देखा जाए एक घर के बारे में दिया है, पूछता है किस प्रकार घर कहाँ के हैं। तो कांसीराम कह रहे हैं मैं राजस्थान के एक गांव में आया हूँ, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है, खूब गर्मी पड़ती है, हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवार पर बहुत मोटी होती हैं, घर की दीवारें जो हैं बहुत मोटी होती है, इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है, यानी कि कटीली झाड़ियाँ हो, मिट्टी की दीवार हो, मोटी दीवार हो। तो कहाँ का घर है, राजस्थान का। कांसीराम कहाँ से है, राजस्थान से, तो राजस्थान के घर का ये बनाने की विधि है, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बनता है बच्चों से बेघर लोगों की मुसीबत के बारे में संवेदनशीलता से बातचीत करने की आवश्यकता है। ये पेडोलॉजी के हिस्से हैं। अगर ऑप्शन इस प्रकार का मिलता है वो सही ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन में। अब आई चमेली की बारी। चमेली जी कहाँ से बिलोंग करती हैं, इनके बारे में जाना जाए भैया। मैं मनाली से आई हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है। मनाली कहाँ है, पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। मनाली में बारिश और बर्फ़ दोनों होता है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर यानी मकान जहाँ के पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं वो मनाली के होते हैं, इसे ध्यान में रखेंगे। और ये हाउस बोट है दोस्तों, इसको जाना जाए क्या कर रहा है। शाम को हम सब डल झील घूमने गए, यानी कि डल झील की बात कर रही है। वहाँ हमने एक हाउस बोट देखी, शिकारे में बैठे कुछ बच्चों ने चंपू भी चलाया। चंपू जो नाव चलाने की यंत्र होता है, हाथ से चलाते हैं चंपू। नीले नीले पहाड़ और बीच में चार चिनारी क्या होता है, ये जो डल झील में चार चिनारी से बने हुए बोट होते हैं, तो ये चार चिनारी डल झील से है, इसे ध्यान में रखेंगे। मिताली और अनुज ने बताया ये बड़े शहरों की बात है, बड़ी बिल्डिंग है, जैसे हमारे दिल्ली लखनऊ महाराष्ट्र का घर है बहुमंजिला। यहाँ के आप देखते हैं जानते हैं, इन मकानों को देखो और पता करो ये कहाँ के मकान हैं। और दोस्तों ये दिया इस प्रकार के, इसका नाम इग्लू है। इग्लू जो बर्फ़ के घर बने होते हैं इसे इग्लू कहते हैं, इसे ध्यान में रखें।
मकानों की विविधता को दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, हमारे असम के घर के बारे में जाने कैसे बनते हैं, असम के घर के बारे में और अन्य घर जगह के बारे में क्लास 4 के एनसीईआरटी में दिया है, उसमें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सभी प्रकार के घर। तो उसको आप अवश्य अगली वीडियो देखें। राजस्थान के घर, दिल्ली और पहाड़ी इलाकों के क्षेत्र के घर। भूपेन ने अपना नाम बताया और कहा, क्या भूपेन क्या कर रहे हैं? मैं असम के मोलन गांव से आया हूं, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है। असम के बारे में बात की जा रही है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचे होते हैं। यानी असम में जो घर बने होते हैं ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं ज़मीन से। इन्हें मौजूद बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये जो है घर 10 से 12 फुट ऊपर बांस से बने होते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही होते हैं, यानी कि लकड़ी बांस से बने होते हैं, 10-12 फुट ऊपर होते हैं। तो ये आसाम के घर हैं। और दोस्तों देखा जाए इसमें महत्वपूर्ण क्या पॉइंट है, सभी को हमने लाया है। ये कुछ चिन्ह हैं जो डिनोट करते हैं, जैसे दे दे पीडीएफ में कि ये किस चीज़ का आता है। घर का चिन्ह है, ये पेड़ का है, इस प्रकार का फिगर बने तो हैंडपंप है, इस प्रकार का रेड बना हो तो गेट का इमेज है, इस प्रकार का ग्रीन और येलो टाइप में बना हो तो कुआं है, रेड स्क्वायर हो तो बस स्टॉप है। ये ऑप्शन में दे सकता है कि ये किस चीज़ का है, तो आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार का येलो और इस प्रकार बने हैं तो ये डाकघर का है, प्लस का आप जानते हैं अस्पताल का है। गोला बनाकर इस प्रकार का बना हो तो दुकान का है, अगर क्रॉस येलो हो तो स्कूल का इमेज है। तो इस प्रकार का ध्यान रखें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों हमारा एक पॉइंट है पर्यावरण के 6 मुख्य थीम। थीम कितने हैं? तो 6 थीम होती हैं पर्यावरण के। पहला क्या है दोस्तों? पहला हमारी फैमिली है। पहला याद रखें, कैसे याद करना है, फैमिली। फिर क्या भैया? भोजन, पहली थीम। हमारा परिवार मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, फिर यात्रा है। इस चीज़ों को करते व बनाते कैसे हैं? तो ये है हमारी 6 थीमें पर्यावरण के। तो ये पूछते हैं पर्यावरण के कौन कौन सी थीम है, ऑप्शन देता है तो परिवार मित्र हो गए, भोजन हो गया इतना लजीज, पानी है, फिर आवास है, यात्रा घूमना फिरना, फिर चीज़ें जो करते हो बनाते हैं हम। ये हमारे पर्यावरण के 6 थीमें हैं। दोस्तों पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या है? पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य क्या है? हमें भी इम्पोर्टेंट है और हम जिसको पढ़ा रहे हैं उनको भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको देखें, पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता का विकास करना। दूसरा पॉइंट, पर्यावरण के घटक प्राकृतिक चक्र, प्राकृतिक संसाधन प्रदूषण संरक्षण संबंधी ज्ञान से उपलब्ध कराना। छात्रों में अवलोकन, भाषा प्रयोग, सारणी संग्रह, एकत्रीकरण, चित्रण, सामाजिक दायित्व का ज्ञान, समूहों में काम करना, चित्रांकन करने, कौशलों का विकास करना होता है पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य। पर्यावरणीय प्रयास, उपाय, कार्यकलाप, अवधारणाओं, संदर्भ, मूल्यांकन करने योग्य की विकास करना है पर्यावरण का कार्य। नेक्स्ट पॉइंट, सहभागिता, मतलब लोग एक साथ मिलकर जुलकर काम करेंगे। पर्यावरण के सभी के लिए साझे का है। जब जीवन के आधार हो तो संरक्षण के प्रयास भी सम्मिलित होना चाहिए। अतः छात्रों में सहयोग सहभागिता का विकास दें, यानी कि सहयोग सहभागिता का विकास नहीं है हमारे यहाँ लोग, इसलिए कहीं भी कूड़ा करकट फेंक देते हैं। इसलिए सहभागिता का ध्यान दें कि अगर कोई हम कूड़ा करकट लिया या कोई पॉलीथीन लिया तो हम डस्टबिन पर ही डालें। हमारे देश में सबसे ज़्यादा गंदगी है कि हम सहभागिता एकजुट नहीं है, हमारी सोच एक नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं। पर्यावरण समस्या के प्रति जागरूक होना, संरक्षण हेतु प्रेरित करना, बच्चों को प्रेरित करना इसका कार्य है। शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या तथा प्राकृतिक स्रोतों की कमी के प्रभाव को जानना समझना। जैसे हमारे जितने मुख्य पर्यावरण में हमारी यूज करने की चीज़ें हैं उसी पर डिपेंड है। हम नई चीज़ों का विकास करें, हम नई चीज़ों को जाने की और कौन सी चीज़ें हमारे यूज में हो, नई चीज़ डिस्कवर करें, इसलिए पर्यावरण का अध्ययन जरूरी है। शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या हो गया। राष्ट्रीय धरोहर, वन संपदा जैसी विविधता को जानना समझना तथा प्रकृति से लगाव रखने की अभिव्यक्ति को विकसित करना है पर्यावरण का मुख्य कार्य। पशुपालन, ऊर्जा संग्रह, जल अपव्यय के प्रति जागरूकता विकसित करना है। दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। जय हिंद, नमस्कार।